हाय एवरीवन, वेलकम टू मेजर एचएस कलसीज बालनोई एकेडमी। मैं रेशमा खान, आई एम फिजिक्स फैकल्टी हियर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 2025 फर्स्ट के फिजिक्स पार्ट एनडीए पेपर का। ये जो फिजिक्स पार्ट है इसमें टोटल 25 क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चन का लेवल क्या रहा वो सब हम लोग आज के पेपर में डिस्कस करने वाले हैं और साथ में किस स्ट्रेटेजी के साथ आपको इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो सब भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, ये 2025 फर्स्ट का एनडीए का पेपर है और आज हम डिस्कस कर रहे हैं इसका फिजिक्स का पार्ट। ओके, तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। लुक एट दिस फर्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है ये फर्स्ट क्वेश्चन? इस फर्स्ट क्वेश्चन में मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, क्योंकि इस क्वेश्चंस में क्या होता है कि जब भी आप इस तरह के क्वेश्चंस करें तो मोस्टली आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि आपके पास जो 4 ऑप्शंस हैं, हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा इजी लेवल का है बट जनरली इस तरह के जब क्वेश्चंस आते हैं तो क्या होता है, तो ये 2 के आंसर्स बहुत डायरेक्ट होते हैं और 2 जो होते हैं वो थोड़े ट्रिकी होते हैं, बट उनको भी एलिमिनेशन मेथड से आप थ्रू द ऑप्शन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें एक साइड में है फिजिकल क्वांटिटी और एक साइड में है यूनिट। फिजिक्स की फर्स्ट यूनिट है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स का फर्स्ट चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन और ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्ट यूनिट एंड डायमेंशंस का है। फिजिकल क्वांटिटीज हम उन्हें कहते हैं जिनको वी कैन मेजर, है ना, जिनको मेजर कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको मेजर नहीं कर सकते बट क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल इम्पल्स है, वी सेड इम्पल्स इज अ रिएक्शन, राइट, बट इट कैन बी मेजर अकॉर्डिंग टू द मास, है ना, कंपेयर करके आप कर सकते हैं बट इसकी अपने में कोई यूनिट नहीं है। द थिंग्स विच कैन नॉट एक्सप्रेस इन अ यूनिट वो कभी भी फिजिकल क्वांटिटीज नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल आप किसी को लव नहीं कर सकते मेजर करके, है ना, आप क्या बोलते हो, बहुत कम, ज्यादा कम, लेकिन यू कैन नॉट मेजर इट, राइट। तो सेम ऐसे ही जिसको मेजर कर सकते हो उसको फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। लुक एट दिस, यहाँ पर फर्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर की ऐसा यूनिट होती है केल्विन, यानी ए का ऑप्शन है 1। लुक एट हेयर, क्या किसी में ए का 1 ऑप्शन है? वी सेड हाँ बिल्कुल है, ए और सी में है, तो यहीं से एलिमिनेट हो जाएंगे आपके बी और डी। डन। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है वेट। एक्चुअल में वेट एक फोर्स है ना। वेट जब आपके मास में ग्रेविटेशन फोर्स ऐड हो जाए तो उसको हम वेट कहते हैं। अब वेट की जो यूनिट है वो क्या होती है, मोस्टली स्टूडेंट्स को ना यहाँ पर कंफ्यूजन आता है वेट की यूनिट पर। क्या होता है ना, हम लोग मास लेते हैं केजी में बट हम लोग जर्नल लैंग्वेज में भी बहुत सारे रॉन्ग वर्ड यूज करते हैं, नहीं करते? हम लोग जब जर्नली बात करते हैं तो क्या बोलते हैं, मेरा वेट इतना केजी है। यार वो वेट नहीं है, वो तो मास हुआ केजी में। बट जर्नली क्या होता है, स्टैंडर्डली वी एक्सप्रेस इट, क्योंकि हम जानते हैं भाई जी तो कांस्टेंट है ही, जी तो फिक्स है ही, तो हम मास के ही टर्म में बात करनी स्टार्ट कर देते हैं। तो खैर अगर हम यहाँ पर यूनिट वाइज देखें तो मास की यूनिट हो गई केजी और ग्रेविटेशन की यूनिट हो गई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं। तो वेट की यूनिट आ गई 4। तो देखो बी में 4 हमारा सी ऑप्शन में है, तो इट इज अवर करेक्ट ऑप्शन। इन केस आपको भी कंफ्यूजन था, नहीं आ रहा था वेट, कोई दिक्कत नहीं, मास पर आ जाओ। मास की यूनिट क्या होती है, केजी होती है, किलोग्राम होती है। ये रहा प्रेशर। प्रेशर की एसआई यूनिट होती है पास्कल। याद करने का इजी तरीका भी है, जब हम बात करते हैं ना, पास्कल लॉ पढ़ा होगा फिजिक्स में आपने, पास्कल लॉ। तो पास्कल लॉ जो साइंटिस्ट थे उन्होंने प्रेशर को एक्सप्रेस किया और ऐसा ही किया जाता है। जब कोई साइंटिस्ट किसी कंसेप्ट को देता है तो क्या करते हैं, ऐसा यूनिट उनके नाम पर कर देते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास, है ना। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। देखा कितना इजी सा क्वेश्चन था, मतलब अगर आपने वो फर्स्ट चैप्टर ही फर्स्ट ही टॉपिक करा है तो आराम से ये क्वेश्चन हो गया ना, हो गए 4 मार्क्स इन हैंड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये क्वेश्चन डायरेक्ट है आपका रे ऑप्टिक्स से। लुक एट दिस क्वेश्चन फर्स्ट। कहता है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इंफिनिटी एंड द पोल ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, द पोजीशन ऑफ इमेज। अब सोचो आपने क्या पढ़ा, आपने रे ऑप्टिक्स पढ़ी है, उसमें मिरर्स पार्ट पढ़ा है, सबने पढ़ा हुआ है। वो जो मिरर वाला पार्ट था उसमें इमेज फॉर्मेशन होती है ना स्फेरिकल मिरर की। तो 2 मिरर्स हैं आपके सिलेबस में स्फेरिकल, एक कॉन्वेक्स है एक कॉन्केव है। तो कॉन्वेक्स और कॉन्केव में डिफरेंसेस क्या है? वैसे कॉन्केव इस शेप को बोलते हैं और कॉन्वेक्स इस शेप को बोलते हैं, है ना। जब हम इस कॉन्वेक्स शेप के बारे में बात कर रहे हैं तो इसमें ना फोकल लेंथ, सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट हैंड साइड होता है। अच्छा,
किसी बच्चे के माइंड में चलता है भैया ऐसा क्यों होता है, इसमें राइट हैंड साइड है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड है, आता है कभी मन में क्वेश्चन? इसका भी सॉल्यूशन है, क्योंकि साइंस में ना बहुत कम चीज होती है जो हम बोलते हैं कि रट्टा मारने, सबके पीछे कोई ना कोई लॉजिक जरूर होता है। हमारे पास है एक स्पेरिकल बॉल, ठीक है भाई, कांच की एक बॉल है, इसके इस पार्ट को कट करो, यहां पर पॉलिश कर दो, कौन सा मिरर बना? फर्स्ट वाला, कनकेव। ये वाला पार्ट लो, इधर की साइड पॉलिश कर दो, कौन सा मिरर बना? कॉन्वेक्स। अब ध्यान से दोनों मिरर्स में देखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है ना, द सेंटर ऑफ ये बॉल। तो इस वाले मिरर के लिए ये क्या हुआ आपका? लेफ्ट हैंड साइड। इस वाले मिरर के लिए क्या हुआ? ये राइट हैंड साइड। दैट द रीजन कि ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस इन अ फ्रंट ऑफ मिरर, बट व्हाट, फोकल लेंथ का डायरेक्शन चेंज हो गया ना दोनों में। खैर, अभी यहाँ पर बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट ना कहीं भी यहाँ पर रखा हुआ है, ये पोल होता है, राइट। अब पूछा गया कि अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटिव पोल के बीच में कहीं पर भी रखा हुआ है तो इमेज कहाँ कैसी बनेगी? तो जब भी हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की, तो इमेज इज ऑलवेज फॉर्म्ड कहाँ? बिटवीन फोकस एंड पोल, है ना। फोकस एंड पोल पर बन रही है, कैसी बन रही है? वर्चुअल बन रही है। और कैसी बन रही है? इरेक्ट बन रही है। और कैसी बन रही है? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बन रही है, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा? अब ऑप्शंस को हम देखेंगे कि हमारा जो ऑप्शन है बिटवीन फोकस एंड पोल, तो ए ऑप्शन कहता है बिटवीन पोल एंड फोकस बिहाइंड द मिरर, करेक्ट है ये। लेकिन फिर भी कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी, है ना। कभी ए ऑप्शन ही आपको करेक्ट मिल जाए, जल्दबाजी नहीं करनी होती, हमें रिमेनिंग ऑप्शंस में भी जाना होता है। चलते हैं रिमेनिंग ऑप्शंस में। बिटवीन फोकस एंड द इंफिनिटी बिहाइंड द मिरर, बिल्कुल नहीं, ये तो बाउंडेड फील्ड है, रिकॉग्नाइज फील्ड है, इन्फिनेटिव कैसे हो सकती है? एलिमिनेट करो इसको। बिटवीन द पोल एंड द इंफिनिटी इन फ्रंट ऑफ मिरर, बिल्कुल भी नहीं। एट द फोकस बिहाइंड द मिरर, देखो फोकस पर सिर्फ और सिर्फ कब बनेगी? व्हेन योर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, राइट। तो ये वाला भी एलिमिनेट हो गया और ये हो गया करेक्ट। अच्छा सोचो इस क्वेश्चन को हम किस लेवल पे बोलेंगे। मोस्टली क्या होता है ना, हम लोग ट्रस्ट करते हैं किसी के ऊपर, ऐसे कोई हमारे से पूछता है यार पेपर कैसा गया, है ना। तो अब अगर उस पेपर के कंक्लूजन की बात करी जाए तो हम इसको बोलेंगे यार इजी क्वेश्चन था, है ना। बट जिस बच्चे ने इमेज फॉर्मेशन करी ही नहीं, क्या उसके लिए इजी था? नहीं था, है ना। तो कभी भी ना किसी दूसरे के ऊपर नहीं रहते कि वो बताएगा कि पेपर जज करके कि इजी था, हार्ड था। भाई ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, है ना। क्योंकि आपका फिक्स सिलेबस है साइंस का, साइंस में कोई वेरिएशन नहीं होता, रॉकेट साइंस आया ही नहीं है आपका। तो जब साइंस में वेरिएशन नहीं है तो टॉपिक्स तो रिजिड है, फिक्स है। उन टॉपिक्स को अगर आप करें तो बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन है ना, बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। चलो तो आई थिंक ये हो गया। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, पहले क्वेश्चन रीड करते हैं फिर इसके बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन कहता है द वर्क डन इन अ मूविंग चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट ए टू बी इज 24 जूल, ठीक है। ये कोई भी 2 पॉइंट है, हाँ, ए बी। तो ए से बी तक एक चार्ज को मूव कराने में 24 जूल वर्क हुआ। तो बताइए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए टू बी क्या है? बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम लोग वोल्टेज बोलते हैं ना, बिल्कुल बोलते हैं। तो वोल्टेज क्या होता है कि कोई भी चार्ज जिस पर आप वर्क कर रहे हो अपॉन दैट चार्ज, डेफिनेशन है, बिल्कुल डेफिनेशन है, डायरेक्ट फॉर्मूला है कि नहीं? डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जांपल का है। कौन से स्टैंडर्ड की? 9th स्टैंडर्ड की, राइट। तो ये 9th स्टैंडर्ड का, लेकिन पता क्या होता है, कई बार हम लोग को लगने लगता है इतना इजी क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आ जाता है। यहाँ पर डायरेक्ट वर्क अपॉन चार्ज लगाया, दिस इज 24 जूल और चार्ज हो गया 2 कूलम और आंसर आ गया 12। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इसकी ऐसा यूनिट होती है वोल्ट। और क्या हमारा ऐसा ऑप्शन में है? बिल्कुल है और क्लियरली दिख रहा है, इट इज 12 वोल्ट। हो गया ना। तो ये इसको क्या बोलोगे आप? न्यूमेरिकल? नहीं, इसको हम न्यूमेरिकल नहीं बोलते, क्योंकि यूपीएससी कहता है कि ये एनडीए का पेपर न्यूमेरिकल लेस है। फिजिक्स मतलब साइंस पार्ट है ना। तो अगर हम इसे न्यूमेरिकल नहीं बोल रहे तो हम इसे क्या बोल रहे हैं? तो ध्यान से समझना बात, ये न्यूमेरिकल्स नहीं होते, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। आपकी कैलकुलेशन नहीं है इसमें बहुत ज्यादा, इसमें तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है। भाई अगर आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, आपने यूनिट रूल्स पढ़ा हुआ है, तो डेफिनेटली ये क्वेश्चंस हो ही जाने, है ना। ये भी कौन सी कैटेगरी में हुआ? इजी पीजी वाली कैटेगरी में हुआ कि नहीं? चलो लेट्स मूव, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन।
मोस्टली हम लोग यही बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी वाला टॉपिक है, दिस इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो क्वेश्चंस आएंगे दैट न्यूमेरिकल और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, वो मोस्टली इसी टॉपिक में से ज्यादा आते हैं। फिजिक्स के अंदर बहुत ज्यादा नहीं है, 2-3 टॉपिक्स ऐसे हैं जहां से क्वेश्चंस आने ही आने होते हैं फॉर्मूला बेस्ड वाले, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मोशन टॉपिक हो गया, और रे ऑप्टिक्स में भी चांसेस हैं, रे ऑप्टिक्स के भी चांसेस होते हैं। तो अभी देखो रे ऑप्टिक्स वाला हमारा इमेज फॉर्मेशन वाला क्वेश्चन आ गया, इलेक्ट्रिसिटी वाला एक अभी हमने किया है ना, एक और आ गया। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। ये कहता है 2 कंडक्टिंग वायर्स है, ओके भाई, जिनका सेम मटेरियल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेम मटेरियल? सोचो सोचो क्या होता है सेम मटेरियल का मतलब? सेम मटेरियल का मतलब बोलना चाह रहा है भाई कि रेसिस्टिविटी सेम है और इक्वल लेंथ है, इक्वल डायमीटर है, एंड फर्स्ट कनेक्टेड इन अ पैरेलल एंड देन इन अ सीरीज, तो करंट अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज सेम है, तो यहाँ पर रेशियो बताना है हीट प्रोड्यूस का। अब हीट क्या होती है, ऑफ कोर्स ये तो पता है आप लोगों को हीट क्या होती है, यहाँ हीट क्या होती है। देखो क्या होता है, जब आपकी कोई वायर है जिसके अंदर से करंट पास हो रहा है, राइट, तो उसमें क्या हो रहा होता है, हीट जनरेट होती है ना, हीट जनरेट। तो पता होगा, है ना, इट्स वेरी कॉमन थिंग। नहीं, कभी वायर को टच करके देखना, कौन सी वायर, जो कवर्ड वायर हुआ, एसी चल रहा है उसकी कवर्ड वायर है, उसको टच करके देखो गर्म होती है, यही हीट जनरेट है। अब ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? पढ़ा हुआ है आप लोग का फॉर्मूला, क्या होना चाहिए, H इज इक्वल टू I²RT, है ना। बट अगर मुझे ये फॉर्मूला V के टर्म में लेना है तो मैं ले सकती हूँ ना, बिल्कुल ले सकती हूँ, क्योंकि V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। हाँ, तो यहाँ पर हमें किसको, वी डोंट हैव T, हमारे पास T नहीं है, तो एक ये फॉर्मूला भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, दिस इज V²/R, पढ़ा है, ये हीट जनरेट का ही है। तो इस वाले फॉर्मूले से बात करते हैं, थोड़ा सा बताती हूँ यहाँ पर आपको सीरीज और पैरेलल का। फॉर एग्जांपल मैंने सीरीज वाले को नाम दे दिया RS और पैरेलल वाले को नाम दे दिया RP, एंड वी सेड वी हैव अ 2 रेजिस्टेंस दैट इज R1, R ही ले लेते हैं, सेम रेजिस्टेंस है ना, सेम मटेरियल है, सेम लेंथ है, सेम डायमीटर है, तो रेजिस्टेंस सेम हो जाएगा। नहीं आ रहा कोई बात नहीं, देख लीजिए फॉर्मूला, ये फॉर्मूला तो पढ़ा हुआ है ना आप लोगों ने, बस लगा दो यार इसी फॉर्मूले को। यहाँ पर जब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, RS, दैट्स मीन सीरीज, सीरीज में ऐड करो, दिस इज R+R, कितना हो गया 2R, RP यानी कि पैरेलल में ऐड करिए 1/R + 1/R, ये हो गया 2/R, बट एक्चुअल में ये 1 होता है, तो जो RP है वो इज इक्वल टू आ गया R/2, आ गया ना, R/2, सॉरी, दिस इज V/R²। तो यहाँ पर आप फॉर्मूले में वैल्यू लगाएंगे, सपोज ये H1 नीचे H2, दोनों का रेशियो ले लीजिए, दिस इज V/R², यहाँ पर सीरीज वाले का स्क्वायर, यहाँ पैरेलल वाले का स्क्वायर, V से V कैंसिल हो गया, H1/H2 आप लेंगे रेशियो, तो ये पैरेलल वाला, अच्छा इसमें ध्यान से समझनी है एक बात, यहाँ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो अभी हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, जब भी रेशियो दिया जाए तो ये देखना है किसको ऊपर रखना है, दिस इज पैरेलल टू सीरीज रखना है, दैट्स मीन पैरेलल वन कम्स अपर, दैट्स मीन यहाँ P लगा दो और यहाँ S लगा दो, तो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R²S/R²P, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? ओके, अब वैल्यूज लगा देते हैं, हमारे पास RS की वैल्यू कितनी है 2, दैट्स मीन 4R² हो गया, और दिस इज अपॉन अ पैरेलल वन, दिस इज R²। जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा नीट करेक्शन यहाँ पर ना, हमें ये जो फॉर्मूला है इसमें थोड़ा करेक्शन करेंगे, जस्ट अ मिनट। ये वैल्यूज में मैं इसको ना एक पूरे को ही रेस कर देती हूँ, नहीं तो मैशअप हो जाएगा, आप लोग को लगेगा ये क्या कर दिया, आंसर लाने के लिए तो नहीं जबरदस्ती की कैलकुलेशन कर दी, ऐसा लगेगा तो उसको सॉल्व ही कर लेते ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ हमने कहा ये, अब वी वांट दिस फॉर्मूला इनटू द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, तो देखिए V इज इक्वल टू IR है, और यहाँ पर अगर हम ये फॉर्मूला लगाएंगे तो ये V²/R होता है ना, मैंने फर्स्ट सही लिखा, बाद में पता नहीं क्यों R को स्क्वायर कर दिया, खैर। अब यहाँ पर मैं फर्स्ट लिखूंगी पैरेलल वाला, और नीचे ये वाला पे मैं लिख दूंगी दिस इज V²/RS। नाउ जब हम रेशियो लेंगे V² से V² कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा दिस इज RS, दिस इज RP, ओवरऑल हमारा जो रेशियो आ जाएगा दैट इज 4:1, 4:1 आएगा, निकाल कर दिखाई दिया था मैंने, वापस से दिखा देती हूँ। सीरीज में दोनों को उठाकर ऐड कीजिए, पैरेलल में 1 को ऐड करेंगे, दिस इज 1/R, दिस इज 1/R, दिस इज 2/R, और RP इज इक्वल टू R/2,
ठीक है भाई। तो यहाँ पर जब रेशियो लिया तो क्या हुआ, ये आर एस वाला ऊपर चला गया, आर पी वाला नीचे चला गया, और आपका आर एस कितना था 2r, और आरपी वाला कितना था r/2, तो ये 2 ऊपर आ गया, r से r कैंसिल हो गया, ओवरऑल 4:1। यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक जो वन ऑफ माय स्टूडेंट सेड कि हुई है, उसे जल्दबाजी में क्या करा, सीरीज टू पैरेलल ले लिया, है ना। जब सीरीज टू पैरेलल लेंगे तो रेशियो आ जाएगा 1:4, और जब हम इतने इजी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं ना, तो हम एक्चुअली सोचते भी नहीं कि कितनी ऐसी सिली मिस्टेक हम लोग कर भी सकते हैं कि नहीं, बट हो सकती है। हाँ, अगर वैसा करेंगे तो आंसर डी हो जाएगा, जो कि रॉन्ग हो जाता है। इसलिए करेक्ट आंसर क्या हुआ, बी। बात समझ में आई। कैसा क्वेश्चन था ये, इजी क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, है ना। तो वैसे इसको बहुत तरीके से कर सकते हैं आप, डायरेक्ट इस वाले फॉर्मूले से भी कर सकते थे, है ना, टाइम को सेम लेकर कर सकते थे, फिर बाद में यहाँ पर हमने टाइम को सेम ही लिया है। आप लोग ये सोच रहे होंगे टी कहाँ गया, तो जब भी एक ही सर्किट में बात करें तो वी कंसीडर द टाइम सेम लेकर, कॉन्स्टेंट लेकर कर लेते हैं, ठीक है। और v इज इक्वल टू आई स्क्वायर से वैल्यू निकाल ली, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो ये ऐसे अगर आपके मन में चल रहा होगा तो भी मैं बताऊं कि इसको हमने कैसे किया, ये ऐसे किया, ये इससे कैंसिल, और टी को ना सेम लेके चल रहे थे, एक ही सर्किट की बात हो रही थी। डन हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। हीटिंग इफेक्ट जो रूल है ना, वो जूल रूल के नाम से है, मतलब जूल जो है वो ऐसा यूनिट है हीट की, जो कि जूल नाम के साइंटिस्ट भी थे। यही रीजन होता है कि हीट जनरेट होने की वजह से हम लोग क्या लगाते हैं, हम लोग फ्यूज लगाते हैं ना, इलेक्ट्रिक फ्यूज लगाते हैं। और आप देखोगे कि इलेक्ट्रिक फ्यूज भी अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है। तो या तो इलेक्ट्रिक फ्यूज, या फिर हीट, या पावर, तीनों में से किसी एक का क्वेश्चन एवरी ईयर आता ही आता है, ठीक है भाई। चलिए लेट्स मूव, बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कौन सा है अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन से टॉपिक का आ गया, मैग्नेटिज्म टॉपिक का आ गया। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म हमेशा साथ में ही पढ़ी जाती है। एक्चुअल में यहाँ ना वो वाली इलेक्ट्रिसिटी नहीं है वो वाली मतलब यहाँ जो है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में मोस्टली वो इलेक्ट्रिक करंट वाले ही जो बेसिक वाले कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उन्हीं का थोड़ा सा डिटेल में आ जाता है क्वेश्चन। मैग्नेटिज्म में भी यहाँ पे बात करें तो सिलेक्टेड टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं, जैसे सोलेनॉइड हो गया, लॉ हो गए, और मैग्नेटिक कंपोनेंट्स हो गए, उन पर टेम्परेचर का इफेक्ट हो गया, इलेक्ट्रिक लाइन, मैग्नेटिक लाइन। इससे बाहर आता ही नहीं है क्वेश्चन, है ना, लिमिटेड है, कहीं ना कहीं रिजिडिटी है यहाँ पर। खैर, यहाँ पे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड inside a long straight solenoid carrying conductor, है ना, करंट कैरिंग करंट कंडक्टर। अब सोलेनॉइड क्या होता है, एक मेटल की रॉड होती है और उसके ऊपर ऐसे ऐसे रोल्स होते हैं, है ना। उसके आसपास में जब हम उसमें करंट पास करते हैं तो आसपास में मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है, राइट। स्ट्रेट है, स्ट्रेट है, तो जो आपकी स्ट्रेट होती है ना, ये रही आपकी सोलेनॉइड, ये ऐसे करके इसमें ये लूप्स आ जाते हैं। तो यहां पर अगर हम इनसाइड में बात करें तो इनसाइड में आप देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन पे है करंट, है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। तो फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी चीजों में होता है, आप लोगों ने शायद नोटिस करा हो या ना करा हो, लेकिन आपके 10th स्टैंडर्ड में प्रॉपर इसके डायग्राम के साथ दिया हुआ है। तो यहाँ पर अंदर की साइड में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमेशा पैरेलल और स्ट्रेट लाइन में होगी, द फर्स्ट थिंग। एज वेल एज ईच एंड एवरीवेयर इज यूनिफॉर्म, मतलब यूनिफॉर्म है, एवरीवेयर कांस्टेंट है, पैरेलल डायरेक्शन में है और स्ट्रेट लाइन में है। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है, चलो देख लेते हैं। कहता है जीरो, बिल्कुल भी नहीं है यार, जीरो होती तो क्यों ही यूज करना था। डिक्रीजेस एज वी मूव टुवर्ड द एंड, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एवरीवेयर थिकनेस सेम है ना। वेरिएशन होता तब वी कैन से कुछ ऐसा चेंजेस हो सकता था, बट एक्चुअल में चेंजेस नहीं होता, क्योंकि सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिपेंड कर रही होती है लूप्स में, ठीक है, कितने लूप्स हैं और कितने क्लोज हैं और उनकी थिकनेस कितनी है, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। इंक्रीज भी नहीं भाई, जब डिक्रीज नहीं हो रहा तो इंक्रीज भी नहीं हो रहा। इज यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलेनॉइड, एब्सोल्युटली राइट, ये क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। तो कैसा क्वेश्चन था, क्या बोलेंगे आप इसको, आप इसे बोलेंगे डायरेक्ट कॉन्सेप्चुअल बेस था। अगर मैंने सोलेनॉइड पढ़ी हुई थी तो फर्स्ट 3 लाइन में ही मुझे ये आंसर मिल गया था, उसके बाद फॉर्मूला था कि नहीं। चलो आओ भाई, बढ़ो बढ़ो आगे आगे। और ये देखो अभी मैंने क्या बोला था, अगर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है तो वो या तो इलेक्ट्रिसिटी से आता है, या रे ऑप्टिक्स से आता है, या मोशन से आता है। देखो आ गया ना मोशन वाला क्वेश्चन, पढ़ लें एक बार, पढ़ लेते हैं। कहता है कार हैज अ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी u है, लिख लो u इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड। डन भाई, चलो डन। उसके बाद इज ब्राउट टू रेस्ट, मतलब अब उसे रेस्ट पर कर रहे हैं। रेस्ट बोले तो फाइनल वेलोसिटी 0,
डन है। और ड्यूरिंग दिस उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, दैट इज 45 मीटर। तो एक्सेलरेशन बतानी है, तो आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन है, बिल्कुल है, कितनी है, 4 है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। फोर्थ वन कौन सी है, nth वाली, एस एन इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए 2n माइनस 1। तो खैर अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि कौन सी इक्वेशन लगाएं, तो आप वो वाली इक्वेशन लगाएंगे जिसमें टाइम नहीं होगा, बिकॉज यू डोंट हैव टाइम। तो टाइम ना होकर हमारे पास कौन सी वाली इक्वेशन है जिसमें टाइम नहीं है, वी सेट हमारे पास ऐसी इक्वेशन है थर्ड, वी स्क्वायर प्लस 2gh, है ना, 2gh। अब जब हमारे पास एक्सेलरेशन हो तो हम ए लगाते हैं, अदरवाइज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगाते हैं। एस एच दैट डिपेंड्स ऑन द मोशन, इफ दिस मोशन इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, सॉरी वर्टिकल डायरेक्शन, तो वी विल टेक एच, और अगर हॉरिजॉन्टल है तो वी विल टेक एस। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर लगाया आपने, दिस इज 0, u वाला हो गया 12 का स्क्वायर, दैट्स मीन चलो 12 ही ले लो, 12 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 10 एंड नहीं, एक्सेलरेशन तो निकालना है भाई, a ले लो, और ये आ गया a, और s जो है दैट इज 45। तो ओवरऑल आंसर कितना आ गया, 12 मल्टीप्लाई 12 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 45, जस्ट 2 6, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, दिस इज 24 अपॉन 15। 24 अपॉन 15 को सॉल्व करेंगे, दिस इज 15, और कटिंग कर सकते हैं, हो रही है यार बहुत सारी, खैर कटिंग तो आप लोगों को अच्छे से आती है। किसके 3 के टेबल से ही कर लेते हैं, 8 5 और 5 1 जा 5 6 7 8 3.6, दिस इज 1.6। नाउ 1.6 माइनस में बिल्कुल है, सपोज आप भूल गए कि माइनस में है कि नहीं है, तो ये आपको खुद को समझना पड़ेगा कि जब ये कह रहा है कि ब्रॉड टू रेस्ट दैट्स मीन फाइनल वेलोसिटी 0, तो ऐसे केस को हम क्या बोलते हैं, या तो रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन। मे बी रिटार्डेशन हो, मे बी डी एक्सेलरेशन हो, ये नेगेटिव साइन में आता है। ठीक है, ये वाला आपका क्या हो गया, करेक्ट वाला हो गया। तो डायरेक्ट था, इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन था, कोई यहाँ पर ऐसा नहीं था कि आपका मतलब 2-3 इक्वेशंस लग रही हैं तब जाकर आप सोचो, इसको भी हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट, है ना, डायरेक्ट इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन। चलें बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। और ये वाला जो क्वेश्चन है ना, शायद ही कोई ऐसी एंट्री रही होगी जिसमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का क्वेश्चन नहीं आया, है ना। आप लास्ट ईयर वाले पेपर में देखो, उससे पहले वाले, उससे पहले, मतलब लास्ट अप्रॉक्स 5 ईयर से देखोगे आप, एवरी ईयर ये क्वेश्चन, मतलब इस टॉपिक का क्वेश्चन आता ही आता है, ग्रेविटेशनल। बिफोर वी स्टार्ट, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना कैपिटल जी और स्मॉल जी में कंफ्यूजन हो जाता है। तो देखो कैपिटल जी जो है वो यूनिवर्सल फोर्स है। यूनिवर्सल मतलब जो भी बॉडी इस यूनिवर्स में है, बस उसके पास मास होना चाहिए, चाहे वो इतना सा मास हो, चाहे वो इतना बड़ा मास हो, उस पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लगता ही लगता है। स्मॉल जी ये आपके प्लैनेट का फोर्स है, ये प्लैनेटरी फोर्स है, मतलब जब तक आप अर्थ पे हो तब तक आपके ऊपर लग रहा है ना। अब आप में से कुछ बच्चों के माइंड में चलो, नहीं तो मून पे भी तो लगता है ना, तो मून भी तो हमारी सैटेलाइट है, हमारे अर्थ की ही सैटेलाइट है। ओके, तो खैर ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और इसकी यूनिट टिप पर रहने वाली चीजें नहीं आती, फिर भी देख लीजिए इसका ये फॉर्मूला है, दिस इज जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो इसकी जब यूनिट निकालेंगे तो इसकी हो जाएगी न्यूटन, और भाई ये गया मीटर स्क्वायर, ये अपॉन में आया दिस इज केजी स्क्वायर। क्या ऐसा कोई ऑप्शन में, बिल्कुल है, और क्लियरली दिख रहा है, इट इज डी। ठीक है भाई, डन हो गई बात, बिल्कुल डन हो गई है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। अच्छा एक और बात आपको बताती हूँ, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना। अब आप सोचोगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो हम तो अट्रैक्ट होने चाहिए, बहुत वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, आपका स्मॉल जी बैलेंस कर लेता है इसको, है ना। एक और चीज, ये कंजर्वेटिव फोर्स है। अगर आपको कभी पहचानना हो, 4 ऑप्शन दिए यार कौन सा कंजर्वेटिव है, तो मे बी अट्रैक्टिव, मे बी रिपल्सिव, मे बी बोथ, जब हो तो वो कंजर्वेटिव होता है, और इसी को फंडामेंटल फोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, चलें बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में कहता है 2 बॉडीज हैं जिनका अनइक्वल मास है। ठीक है, अनइक्वल मास है और ड्रॉप फ्रॉम अ टावर। द ड्रॉप और थ्रो का बहुत डिफरेंसेस है, पता होगा। ड्रॉप इज लाइक ग्रेविटेशन को बोल दिया कि भाई ले जाओ,
और थ्रो का मतलब है कि मैं थ्रो कर रही हूँ, मैं एडिशनल वेलोसिटी प्रोवाइड करा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कहते हैं टू बॉडीज हैं जिनके अनइक्वल मासेस हैं, दैट्स मीन m1 m2 ड्रॉप फ्रॉम अ टावर, मतलब एक हाइट तो हमारे पास सेम है, एट एनी इंस्टेंट दे हैव इक्वल। हमेशा याद रखना मोमेंटम तो इक्वल होगा ही नहीं, ठीक है, नहीं पता फॉर्मूले पे आ जाओ, मास इनटू वेलोसिटी, मास तो पहले ही बोल दिया अनइक्वल है तो ये एलिमिनेट होगा। पोटेंशियल एनर्जी अगेन मास आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी अगेन मास आ रहा है। अगर मुझे नहीं भी पता था इस क्वेश्चन का आंसर तो मैंने चारों ऑप्शन का सिर्फ फॉर्मूला देखा कि जिसमें मास आ रहा है वो तो सेम हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मास पहले ही बोल दिया गया अनइक्वल है, दैट्स मीन दिस इज एक्सेलरेशन, है ना, एक्सेलरेशन ही सेम होगा। जब भी कोई बॉडी ऐसे आती है ना, थ्रो होती है, तो वैसे भी अर्थ से कांटेक्ट करने से पहले एक्सेलरेशन सेम आता ही आता है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, है ना, थोड़ा सा आईक्यू लेवल का क्वेश्चन भी था। मतलब अगर मुझे आंसर नहीं भी आता था तो मैं सारे ऑप्शंस देखती, तो अगर मोमेंटम सेम मैं बोल रही थी तो मेरे माइंड में चल रहा था यार काइनेटिक एनर्जी क्यों डिफरेंस है, हाफ mv² ही तो है, सेम क्वांटिटीज है। फिर मैं बोल रही थी पोटेंशियल एनर्जी क्यों डिफरेंट है, पोटेंशियल एनर्जी में क्या होता है mgh, तो अगर मैं mgh को सेम लेकर चल रही थी तो मैं ए और डी ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट कर सकती थी। तो कहीं ना कहीं क्या है ना, अगर मुझे आंसर भी नहीं पता था, है ना, तो मैं ऑप्शंस को एलिमिनेट करके निकाल सकती हूँ, निकाल सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को क्या बोलेंगे, देखो कितना इजी क्वेश्चन, मतलब ऐसे क्वेश्चन के लिए मैं बच्चों को जनरली क्या बोलती हूँ कि कभी कभी यूपीएससी का भी मन करता है कि बच्चों को इजी क्वेश्चन दिया जाए। हाँ, तो ये वही वाला कैटेगरी में, देखो क्या कहता है, फ्रीक्वेंसी एफ है, वेवलेंथ लैम्डा है और स्पीड वी है, तो साउंड वेव में रिलेशन बताओ। दिस इज वी, क्या होता है आपका, v इज इक्वल टू एन लैम्डा होता है, यहाँ पर n की बजाय एफ लैम्डा लेना पड़ेगा क्योंकि भाई इसने फ्रीक्वेंसी को f दिया है। देखो क्या ये कहीं फॉर्मूला है, वी सेट बिल्कुल है, तो ये हमारा डी वाला ऑप्शन है, ये रहा, राइट। डायरेक्ट एनसीईआरटी का है ना, बस एनसीईआरटी में एक छोटा सा चेंजेस है। क्या चेंजेस है? यस, चेंजेस सिर्फ इतना सा है कि वहाँ पे फ्रीक्वेंसी को f नहीं लिखते, क्या लिखते हैं, न्यू लिखते हैं, ऐसे करके बनता है ना न्यू, थोड़ा सा कर्व, क्या बना दिया मैंने, दिस इज v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, ऐसे करके है आपकी एनसीईआरटी। कौन सी क्लास की एनसीईआरटी? 9th स्टैंडर्ड, साउंड वेव। चलो लेट्स मूव, आगे बढ़ते हैं, इतने इजी क्वेश्चन में क्या ही डिस्कशन करेंगे अब, है ना। चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिंपल पेंडुलम का। एक पेंडुलम है जिसकी लेंथ को इंक्रीज किया गया 4 टाइम्स, मतलब पहले L थी और अब क्या हो गई, 4L हो गई। प्रीवियस वैल्यू, द मास ऑफ मास इज डबल, ओके, मास को डबल कर लिया गया, तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द न्यू एंड द प्रीवियस टाइम पीरियड। अब आप सोच रहे होंगे, आपने तो फॉर्मूला पढ़ा है ना, दिस इज टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, है ना। अब आपके मन में चल रहा होगा कि यहाँ पर तो m है ही नहीं, है ना। याद करो एक और फॉर्मूला हुआ करता है, जब ये पेंडुलम में क्या करते हैं, जो थ्रेड होता है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है मेटल वायर से, दैट्स मे बी स्प्रिंग और अ वायर, तो वहां पर m और k इंट्रोड्यूस होता है, जो k होता है वो इलास्टिक कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर या तो लेंथ का रिलेशन लेंगे या मास का रिलेशन लेंगे, दैट द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो वी विल गो विद द लेंथ, और यहाँ पर हमने लगा दिया दिस इज टी डैश 2 पाई अंडर रूट 4L हो गई ना, तो 4L बोले तो दिस इज 16L, नहीं 4L ही है भाई, स्क्वायर क्यों करना, है ना, स्क्वायर क्यों करना, ये हो गया 4L अपॉन जी, है ना। अब ये 4 से 2 बाहर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, और ये आपका पूरा का पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा, दिस इज t बाई टी डैश इज इक्वल टू 1:2। अब वापिस से यहाँ पर क्या करना है, वही जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि पहले आप पढ़ तो लीजिए किस किस का रेशियो लेना है। न्यू 1 जो है वो ऊपर आना चाहिए, L, इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, टी डैश अपॉन टी, दिस इज 2/1। क्या ऐसा है हमारे ऑप्शन में? बिल्कुल है, और बहुत क्लियरली है ना, बिल्कुल बहुत ज्यादा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था ही नहीं, इजी क्वेश्चन था ना। तो चलो बढ़ लेते हैं आगे, क्या बात करें अब इसके बारे में। तो इजी और डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन था, मतलब इस बार यूपीएससी ने चाहा कि आपको ना आराम से पास करा दिया जाए, तभी ऐसे क्वेश्चंस दिए हैं। चलो अभी यहाँ पर देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेट करती हुई प्रॉपर्टी कौन सी करेक्ट नहीं है। चार्ज कैन बी एडेड, बिल्कुल होता है, बिल्कुल ऐड भी किया जाता है, सब कन्वर्स, चार्ज कन्वर्स होता है, बिल्कुल होता है। चार्ज ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज
एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द प्रोटॉन चार्ज। देखो हमेशा याद रखना इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन चार्ज से तो प्रोपोर्शनल होता ही होता है। यहाँ पर इसने बोला इंटीग्रल मल्टीपल, तो इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब भी कहीं ना कहीं प्रोपोर्शनल रेशियो इंक्रीजेस डिक्रीजेस के टर्म में जाएगा। तो वी सेड हाँ है। लैंग्वेज को थोड़ा सा ट्रिकी किया गया है, बट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ऑप्शन की तरफ, तब और कंपैरिजन फैक्टर निकल कर आएगा। चार्ज कैन बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉय बाय द आइसोलेटेड सिस्टम, बिल्कुल भी नहीं। चार्ज को आप क्रिएट नहीं कर सकते, पढ़ा है ना ये कंसेप्ट? यस, ना तो चार्ज को क्रिएट कर सकते, ये तो बहुत बेसिक सा कंसेप्ट, आई थिंक केमिस्ट्री में भी पढ़ा, फिजिक्स में भी पढ़ा है ना। तो ये वाला स्टेटमेंट इसमें नॉट है ना, नॉट करेक्ट है। दैट इज चार्ज कैन बी क्रिएटेड। नो भाई, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड। मजा आ जाता अगर चार्ज क्रिएट हो रहा होता। कैसे? पूरा यूनिवर्स जो है वो आपके कंट्रोल में आ जाता। कितना अच्छा होता। अच्छा क्यों होता? अच्छा इसलिए होता कि हमारी बॉडी पे भी कंट्रोल हो जाता, हमारे ऑर्गन्स में भी कंट्रोल होता है। मिनरल्स का ही तो रोल है, मेटल नॉन मेटल्स का ही तो रोल है सारा। खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑप्टिक्स का वापस से एक और क्वेश्चन आया। फर्स्ट क्वेश्चन भी था है ना, मतलब फर्स्ट मतलब जो पहले वाला था नहीं था वो इमेज वाला, ऐसा ही एक और क्वेश्चन। देखें इसमें क्या कहता है। कहता है व्हाट रीड करते हैं क्वेश्चन को। व्हाट हैपन व्हेन द सनलाइट ट्रेवल थ्रू द अर्थ एटमॉस्फेयर। भाई जो सनलाइट है अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर कर रही है। देखो क्वेश्चन का स्टेटमेंट देखिए कैसा लग रहा है कि ना हीट का क्वेश्चन होगा, रेडिएशन की फॉर्म में आ रहा होगा है ना, लेकिन ऑप्शन इसने ऑप्टिक्स के दे दिए। देखो क्या कहता है कि जो ब्लू कलर है इज स्कैटर्ड मोर एज कम्पेरेटिव ओवर रेड कलर। रेड कलर ज्यादा स्कैटर्ड होता है बोथ। ओके बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। स्काई अपीयर्स ब्लू, क्यों भाई? क्योंकि ब्लू की स्कैटरिंग ज्यादा हो गई। डेंजर साइन, स्टॉप साइन रेड कलर के, क्यों? क्योंकि भाई स्कैटर्ड लीस्ट हुआ है, दूर से दिखाई दे रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि ब्लू कलर स्कैटर्ड मोर देन आर रेड कलर। इसमें तो चॉइस ही नहीं है, मतलब एक्सप्लेनेशन इजी है। और नॉट स्कैटर्ड का स्कोप सिर्फ तब नहीं होगा जब आपके पास मीडियम नहीं होगा, जैसा स्पेस में है ना। तो चलें आगे बढ़ लेते हैं। स्कैटरिंग के बारे में आपने बात सुनी होगी ना, सीवी रमन जी को नोबेल प्राइज मिला था, स्कैटरिंग का ही रूल दिया था। इन इलास्टिक वाली स्कैटरिंग का रूल दिया था। इन इलास्टिक में और इलास्टिक में क्या डिफरेंस है? इन इलास्टिक में जब लाइट स्प्रेड होती है ना तो वेवलेंथ चेंज नहीं होती, और जो इलास्टिक वाली है उसमें क्या है, सॉरी इन इलास्टिक में वेवलेंथ चेंज होती है और इलास्टिक वाले में वेवलेंथ चेंज नहीं होती है ना। चले आगे बढ़ते हैं। अब ये कहते हैं व्हेन अ सॉलिड बॉडी इज पार्शली और कंप्लीटली इमर्स्ड इन अ फ्लूइड। ओके भाई, एक बॉडी ली, फ्लूइड में डुबा दी, द फ्लूइड एक्सर्ट एन अपथ्रस्ट फोर्स, अपवर्ड फोर्स बिल्कुल लगता है। इस अपवर्ड फोर्स को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बियॉन्सी फोर्स बोलते हैं, इसे हम अपथ्रस्ट फोर्स बोलते हैं है ना। द मैग्नीट्यूड ऑफ अ फोर्स इक्वल टू, अब ये फोर्स किसके इक्वल होगा? तो एक बात, ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल का स्टेटमेंट है। तो क्या स्टेटमेंट था? वेट ऑफ बॉडी इज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। बट अगर मेरे पास इतनी बड़ी बॉडी, फॉर एग्जांपल एक कोई शिप है बहुत बड़ी सी है ना, वो पानी के अंदर है, तो भाई जितना उसका वेट है उतना ही थोड़ा है ना वाटर डिस्प्लेस हुआ, राइट? इतना हो रहा होता तो उसने तो डूब ही जाना था। बट एक्चुअल में उसका कुछ पार्ट पानी के अंदर जाता है, जितना पार्ट इमर्ज हुआ सिर्फ उतना ही लिक्विड डिस्प्लेस होगा। यहां पर मास नहीं, यहां वेट का कंसेप्ट आता है। वेट ऑफ बॉडी इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। मास आया? नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि मास तो हमेशा सेम रह रहा होता है ना। अगर मैं पानी के अंदर जा रही हूँ, मैं मरकरी के अंदर जा रही हूँ, मतलब इमेजिन कर लो, कोई जा नहीं सकता मरकरी में, लेकिन सोचने में क्या जाता है, मरकरी में जा रही हूँ या किसी और फ्लूइड में जा रही हूँ, हनी में जा रही हूँ, तो मेरे मास में कोई चेंजेस नहीं आएगा। इवन मैं दूसरे प्लैनेट में भी जा रही हूँ, बट चेंजेस किस में आएगा? वेट में है ना। वेट के थ्रू क्या होगा? मेरी पोजीशन में वेरिएशन आएगा, क्योंकि अपथ्रस्ट फोर्स वेरी कर रहा होगा, राइट? तो यहां पर मास ऑफ द बॉडी एंड द वेट ऑफ अ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड बाय अ बॉडी, तो दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। कहां से लिया गया? आर्किमिडीज प्रिंसिपल का स्टेटमेंट है। फ्लोटिंग रूल्स में आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, वहां का स्टेटमेंट है, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर, राइट? चले बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट ये रहा नेक्स्ट। इसमें मोस्टली चलो पहले क्वेश्चन देखते हैं। वापस से इलेक्ट्रिसिटी का ही क्वेश्चन आया है, वो भी फॉर्मूला बेस्ड वाला। ये कहता है एक कॉपर वायर है, ये रही आपकी कॉपर वायर, सपोज दिस इज कॉपर वायर, जिसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज्ड बाय ट्वाइस। मतलब पहले एल थी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए था, अब ना बिना कुछ मटेरियल ऐड करे इंक्रीज कर दी गई है। तो ये लो भाई, ये इंक्रीज कर दी ट्वाइस। अब बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए।
आपने कोई मटेरियल ऐड नहीं करा, आपने खींच के लेंथ को डबल करा है, तो एरिया चेंज हुआ, बिल्कुल हुआ। पहले वायर मोटी थी, अब वायर थोड़ी पतली हो गई। तो यहां पर अगर पहले रेसिस्टेंस R था और अब अगर मुझे दूसरा रेसिस्टेंस निकालना हो, अच्छा ओके सॉरी मैं रेसिस्टेंस बताने लग गई, जबकि पूछा तो रेसिस्टिविटी था। मतलब इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन कोई हो सकता है? नहीं हो सकता। मैं इस कंसेप्ट को क्लियर कर दूं, नहीं तो आप लोगों को लगेगा बीच में छोड़ दिया। अगर रेसिस्टिविटी पूछी है, लेकिन अगर रेसिस्टेंस पूछता तो आप क्या करेंगे, जो भी लेंथ में चेंजेस आएगा उसको स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, ये रहा। बट यहाँ ना एक्चुअली बहुत इजी कर दिया क्वेश्चन को। रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ एंड एरिया, इट इज ओनली डिपेंड्स अपॉन अ मटेरियल, इट इज ओनली डिपेंड्स अपॉन अ टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कॉपर की वायर है, तो चाहे में इतनी सी वायर है, चाहे वो इतनी बड़ी वायर है, दोनों की रेसिस्टिविटी सेम होगी, ठीक है। रेसिस्टिविटी इसके ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रही लेंथ कितना, एरिया कितना, वो तो डिपेंड करेगी भाई मटेरियल कौन सा है, आप टेम्परेचर कितना रख रहे हो, किस मीडियम में रख रहे हो, है ना, कहां पर रखी हुई है मेरी वायर। तो रेसिस्टिविटी क्या होगी, इट्स ऑलवेज रिमेन सेम। डन है भाई, डन। चलो आगे बढ़ लेते हैं। इस क्वेश्चन में दो कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता दिए, आगे आते हैं। ये वाला क्वेश्चन वापस से कौन से टॉपिक का हुआ, ये आपका फर्स्ट जो चैप्टर था मैकेनिक्स का, यूनिट एंड डायमेंशन, है ना, उसी से हुआ। यहाँ पे कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायमेंशनलेस क्वालिटी। डायमेंशनलेस किसे बोलते हैं? डायमेंशनलेस हम उसे बोलते हैं जिसकी कोई यूनिट ना हो। तो यूनिट ना हो वाली चीजें क्या होती है, एक ही क्वांटिटी का रेशियो, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने रेशियो निकाला किसी लेंथ का, जैसे चेंज इन अ लेंथ, तो पहले कितनी थी अब कितनी है, दोनों सेम क्वांटिटी है ना। जब सेम क्वांटिटी का रेशियो लिया जाए तो वो डायमेंशनलेस होता है। जैसे अब स्ट्रेस की बात करते हैं। स्ट्रेस क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। अच्छा बहुत बार तो यही कंफ्यूजन हो जाता है कि यार स्ट्रेस और प्रेशर में क्या डिफरेंसेस है। तो सिंपल सी बात है, जब भी कोई प्रेशर किसी इलास्टिक बॉडी पे लगता है तो उसे प्रेशर ना बोलकर स्ट्रेस बोलते हैं। इसके बाद प्रेशर दैट इज ऑल्सो फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स ये तो हमें सबको पता है, दिस इज मास इनटू एक्सेलरेशन। अब स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या है, बेसिकली क्या होता है, अगर ये मेरे पास कोई इलास्टिक बॉडी है, मैं इसको ऐसे करके खींच रही हूँ, है ना, तो ये जो मैं खींच के फोर्स लगा रही हूँ, उस फोर्स से स्ट्रेस आ रहा है। फिर मैं वो फोर्स से जब स्ट्रेस आ रहा है तो उसकी लेंथ में चेंजेस आए, लेंथ बढ़ गई, वो जो चेंजेस आया दैट इज स्ट्रेन, ठीक है। अब स्ट्रेन क्या होता है, मे बी लेंथ में आ सकता है, मे बी वॉल्यूम में आ सकता है, मे बी शेयरिंग में आ सकता है, पोजीशन में। तो ये हमेशा रेशियो होता है, डेल एल अपॉन एल, डेल वी अपॉन वी, डेल थीटा अपॉन थीटा, सारे में सेम क्वांटिटी का रेशियो है। तो जब सेम क्वांटिटी का रेशियो हो तो उसे क्या बोलते हैं, उसे डायमेंशनलेस बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, स्ट्रेन हो गया, ठीक है। स्ट्रेन पूरी तरह से स्ट्रेस के ऊपर डिपेंड करेगा, अगर स्ट्रेस है तो स्ट्रेन है, नहीं तो नहीं। कहां से गया टॉपिक, इलास्टिसिटी, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, राइट, डायरेक्ट क्वेश्चन था। चलो आ जाओ नेक्स्ट पर। A system that does not allow exchange of heat when its surrounding is cold। अच्छा ये वाला ना थर्मोडायनामिक्स का है, और जब हम थर्मोडायनामिक्स पढ़ते हैं तो स्टूडेंट्स के मन में आता है यार थर्मोडायनामिक्स ये तो बहुत टफ था, 11th में था, आधी बुक ऑलमोस्ट इसी से थी। यहाँ है थर्मोडायनामिक्स, लेकिन क्या उस लेवल पर है, नहीं, सिलेक्टेड चीजें पढ़ी, लॉ पढ़ा, एप्लीकेशन, ये सम इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़े, हो गया क्वेश्चन। देखो आ गया ना क्वेश्चन। अच्छा मैं ना इसको समझाने के लिए स्टूडेंट्स को क्या बोलती हूँ कि एडियाबैटिक जो होता है, जैसे एडियाबैटिक और आइसोलेटेड, ये दोनों के बारे में, मतलब बेसिक आपको उसमें से क्या क्या पढ़ना है, एडियाबैटिक, आइसोलेटेड, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक और आइसोथर्मल, ये 5 टर्म, और साइक्लिक, ये 6 टर्म्स पढ़ लीजिए। क्या पढ़ना है इसमें, क्या कांस्टेंट रहता है, हीट कितनी कहां से आ रही है, वर्क डन पॉजिटिव हो रहा है नेगेटिव हो रहा है, बस इतना ध्यान से समझ लीजिए। ये डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाते हैं, क्योंकि ना बहुत सारे एप्लीकेशन रिलेट भी नहीं कर सकते इन पे, क्योंकि बहुत सारी चीजें आप नेक्ड आई से ऑब्जर्व नहीं कर सकते। बट जिसमें बाहर से हीट नहीं आती वो या तो एडियाबैटिक होता है या आइसोलेटेड होता है ना। अब यहाँ पर इसने बोला कि एक्सचेंज ऑफ हीट फ्रॉम अ सराउंडिंग, तो वी सेड ये तो दो होते हैं, या तो एडियाबैटिक या आइसोलेटेड। फिर हमने यहाँ पर देखा एडियाबैटिक तो हमें दिख रहा है, बट आइसोलेटेड इज नॉट इन एन ऑप्शन। अगर यहाँ पर आइसोलेटेड होता ना तब क्वेश्चन कंफ्यूजिंग हो जाता। तो यहाँ पर ये वाला भी नहीं, ये वाला भी नहीं, ये वाला भी नहीं, और वी विल गो विद दिस। इसका मैं एक बहुत सा एप्लीकेशन बताती हूँ बच्चों को कि भाई ड्राई आइज लो, एडियाबैटिक में ना नेगेटिव वर्क डन होता है, ड्राई आइज लो, उसे अपने हाथ पे रखो ऐसे, तो जब आप अपने हाथ पे रखोगे तो आपको ना कूलिंग इफेक्ट आएगा। हाँ ऑफ कोर्स आएगा, आइस से कूलिंग इफेक्ट आता है ना, यही सोच रहे थे ना। अब मैंने वही आइस वही हाथ बस यार ऐसे बंद कर लिया, तो ये जो आइस थी ना ड्राई आइस, ये मेरे हाथ को ना जला देगी, लिटरली मेरे टिश्यूज को जला देगी। अब क्वेश्चन ये है बॉडी सेम है ना, आइस भी वही हाथ भी वही, फिर ऐसा क्या हुआ ऐसा हुआ एडियाबैटिक की वजह से बाहर से हीट नहीं आई,
मीडियम ने जो सराउंडिंग मीडियम था नेगेटिव वर्क डन की वजह से हुआ। तो एडियाबेटिक के ना बहुत सारे ऐसे एग्जांपल है, साइकिल पंप वाला, टायर वाला ना, जब आप भरते हो तो गर्म हो जाता है। खैर आंसर मिल चुका है, हम तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को ना कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि यार ये तो क्वेश्चन ना केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, कुछ को लग रहा होगा फिजिक्स का क्वेश्चन है। खैर केमिस्ट्री हो फिजिक्स हो करना आपने ही है, ये दोनों में जाने वाला क्वेश्चन है ना, क्योंकि यहां पर बात करी जा रही है स्पीड ऑफ लाइट की। तो वेव थ्योरी हम लोग का फिजिक्स का है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन डाइसल्फाइड ये तो केमिस्ट्री का हो गया। तो केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी दोस्ती हो सकती है कभी कभी, ये वहीं से लिया गया है। खैर अगर आप कंपेयर करें, आपके पास कोई भी कंपाउंड है, नॉट ओनली कैल्शियम सल्फाइड और कोई सा भी कंपाउंड हो, आप उसे वैक्यूम में से कंपेयर करें तो वैक्यूम में लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा होती है, दिस इज 3 × 10⁸। और जब किसी मीडियम में जा रही है, अब चाहे वो मीडियम कोई सा भी कंपाउंड हो, मे बी अ लिक्विड, मे बी अ सॉलिड, मे बी अ गैसेस, उसकी स्पीड गैस के कंपैरिजन, वैक्यूम के कंपैरिजन में तो कम ही होगी ना। सेम ऐसे ही लेंगे, अगर वैक्यूम में x है, नहीं यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पर कह रहे हैं स्पीड ऑफ लाइट इन अ कार्बन डाइसल्फाइड एंड अ वैक्यूम इज x एंड y रेस्पेक्टिवली, यानी कार्बन डाइसल्फाइड में x है, वैक्यूम में y है, तो वैक्यूम वाली y ज्यादा होगी ना। तो यहाँ पर देख लीजिए y किसमें ज्यादा, ये रहा आपका A ऑप्शन। ठीक है भाई, y ज्यादा है, कंपेयर करके देख लेना, वैक्यूम में हमेशा स्पीड ज्यादा होगी। एक तो वैक्यूम लाइट की स्पीड और एयर में भी जनरली सेम ली जाती है, दिस इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलें बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये रहा, बिल्कुल ये रहा क्वेश्चन। क्या कहता है, अ करंट थ्रू द हॉरिजॉन्टल पावर लाइन फ्लो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, वैसे आप डायरेक्शन कर सकते हो अपनी मर्जी से, कुछ भी ले सकते हो, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है, ऐसा मैंने ले लिया। व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट डायरेक्टली बिलो इट व्हेन द व्यू फ्रॉम ईस्ट टू। अब आपको ईस्ट से देखना है ना व्यू। अब यहां पर सबसे पहली चीज, कहां से आया ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैग्नेटिज्म के लॉ से आया। कौन से लॉ से आया, राइट हैंड रूल से आया है ना, राइट हैंड रूल से आया। तो अभी यहां पर अगर आप देखें तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका यहां पर ईस्ट टू वेस्ट है ना, दिस इज ईस्ट टू वेस्ट है। तो बेसिकली डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन आपका क्या आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर क्लॉकवाइज को एलिमिनेट करो और एंटी क्लॉकवाइज पर आओ। अब हमारे पास दो है एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ पर ना डायरेक्शन नहीं दिया, बट ये कह रहा है फ्रॉम ईस्ट, ईस्ट से देख रहे हैं और ये ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये पैरेलल नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये परपेंडिकुलर में जा रहा है। इसलिए वी विल गो विद दिस बी और हम डी को क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। कहां से आया ये क्वेश्चन, ये मैग्नेटिज्म का लॉ का आया। तो ये लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, मैक्सवेल थंब रूल, ये वहीं से क्वेश्चंस निकल जाते हैं। ठीक है, तो आप राइट हैंड रूल से देख सकते हैं, आप मैक्सवेल वाले से भी देख सकते हैं, दोनों से निकल सकता है ये। ठीक है, चलिए फिलहाल नेक्स्ट पर आते हैं। ये क्वेश्चन भी डन हो चुका है। ठीक, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हेन अ लाइट ray passes through from air to water with a non-zero angle, the ray will be। अच्छा, तो इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस, क्या है इंपॉर्टेंट थिंग, इंपॉर्टेंट थिंग है कि ये वापस से ऑप्टिक्स का ही क्वेश्चन है ना। अभी ऑप्टिक्स का कौन सा क्वेश्चन है, ये रिफ्रैक्शन का क्वेश्चन है, जो जूनियर क्लासेस में नहीं पढ़ते, रेयर टू डेंसर जाते हैं, डेंसर टू रेयर जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही बनाते हैं डायग्राम। यहां पर एयर, यहां पर वाटर, यहां पे वाटर, यहां पर एयर। देखो, जब रे ऑफ लाइट एयर से आई तो वाटर डेंसर है तो स्पीड कम हो गई, थोड़ी बेंड हो गई। वाटर से एयर में आई, स्पीड थोड़ी ज्यादा हो गई। ये मैंने दिख रहा है ना, थोड़ी सी बेंड, मान लो यार थोड़ी सी बेंड हो रही है। हाँ, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, नॉर्मल भी ड्रॉ कर लो, ये रहा नॉर्मल। ये क्या कहता है, ये बेंड हो गई जब एयर से वाटर में आई। नॉन जीरो का मतलब क्या है, नॉन जीरो एंगल, मतलब जीरो नहीं है। जीरो कब नहीं होगा, सोचो, जीरो जब परपेंडिकुलर जा रही थी, परपेंडिकुलर जा रही होती तो स्ट्रेट निकल जाती है, तभी प्रिंसिपल एक्सिस हमेशा स्ट्रेट होता है। हाँ, तो यहाँ पर मतलब कुछ तो वैल्यू है। अभी यहाँ पर ये क्या हुई, अगर एयर से वाटर में आई तो ये बेंड हो गई टुवर्ड द नॉर्मल। है कोई ऐसा ऑप्शन, बिल्कुल है, दिस इज बेंड टुवर्ड नॉर्मल। ठीक, ये रहा हमारा करेक्ट ऑप्शन। कहां से आया, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन से आया। ठीक है भाई, चलो बढ़ लो आगे, यहां पर आ जाते हैं। ये कहता है which one of the following equation related to the motion of an object is not correct।
सिंबल्स आर कैरी देयर यूजुअल मीनिंग, मतलब वो जो मैंने अभी आपको बताई थी ना इक्वेशन, बस उसी पे क्वेश्चन है। तो आपने कहा इक्वेशन एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वी सेड ऐसी तो होती है ना, हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है। ये वाली इक्वेशन है, कंफ्यूजन हो रहा है लिख कर देख लो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है ना। अब इसको अगर मैं लिखूं u माइनस ए टी, तो ये वाली तो नहीं हो रही, क्योंकि इसमें दिया v को, मतलब अगर मैं u को इधर लेकर आती हूँ या a को इधर, नहीं ये तो हो जाएगी यार, देखो दिस इज v, ए टी को इधर ले आती हूँ, माइनस ए टी इज इक्वल यू, ये तो बिल्कुल ऐसी आ रही है, बिल्कुल ऐसी आ रही है, यानी ये भी है, डन है। चलो थर्ड वाली आते हैं, दिस इज वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यही पढ़ी हुई है ना हमने, बिल्कुल पढ़ी हुई है। अब वो कहता है कि वी स्क्वायर को इधर, मतलब आपने इसको चेंजेस करना है, चेंजेस अगर मैं करूं 2as को यहीं रहने देती हूँ, तो मुझे यू स्क्वायर इधर लाना पड़ेगा, और ये वाला मेरा इक्वेशन होगा स्टैंडर्ड। बट मैं इस इक्वेशन को इस वाले इक्वेशन से मैच कर रही हूँ, तो मेरा उल्टा आ रहा है ना, यहाँ पर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर है, यहाँ पे यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर है, मतलब मिल गई, ये है रॉन्ग इक्वेशन। नेक्स्ट वाली भी देख लेते हैं, nth इक्वेशन बोलते हैं, ये एक एक्यूरेट है, यही वाली होती है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका क्या आ गया, सी आ गया। देखा क्वेश्चंस कैसे आए हुए, मतलब हम ये नहीं बोल सकते ये क्वेश्चंस इजी है, हम ये नहीं बोल सकते क्वेश्चन ट्रिकी है, बट वो बच्चा जिसने थोड़ी सी समझदारी के साथ पढ़ाई करी, समझदारी का मतलब क्या होता है कि जो भी आप पढ़ें उसको बेसिक को भी क्लियर करते चले, तो उसके लिए तो कभी प्रॉब्लम है ही नहीं। खैर इजी वाला क्वेश्चन था, हाँ। तो ये थे आपके मोस्टली आपके फिजिक्स वाले क्वेश्चन, जिसमें आपने एक चीज तो आपने देखी होगी, क्वेश्चंस कैसे जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन ज्यादा जा रहे हैं। स्टूडेंट्स को लगता था न्यूमेरिकल आता है, और करते भी हम लोग प्रैक्टिस न्यूमेरिकल की, लेकिन न्यूमेरिकल्स नहीं आते। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, फॉर्मूला पढ़िए, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को पढ़िए, क्वेश्चन हो जाना है। आगे बढ़ते हैं, कहता है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो इसमें नॉट करेक्ट में है अमीटर, पहले तो देखो तो ये किसका जा रहा है, ये इलेक्ट्रिसिटी का जा रहा है वापस से क्वेश्चन। हाँ क्वेश्चन क्या है, एक अमीटर है, एक वोल्ट मीटर है, चारों में वही है। क्या जानते हो आप अमीटर वोल्ट मीटर के बारे में? अमीटर अ डिवाइस मेजरिंग करंट, बिल्कुल ठीक है। वोल्ट मीटर अ डिवाइस मेजरिंग वोल्टेज, बिल्कुल ठीक है। अमीटर इज अ लो रेसिस्टेंस, वोल्ट मीटर इज अ हाई रेसिस्टेंस, है ना। कैसे पता कि भाई अगर किसी का रेसिस्टेंस 0 है अमीटर का, तो हम उसे बोलते हैं आइडियल अमीटर है। वोल्ट मीटर में अगर रेसिस्टेंस इनफिनाइट है तो हम क्या बोलते हैं, आइडियल वोल्ट मीटर है। तो अब मैं इस स्टेटमेंट्स को सबको पढ़ती हूँ, भले ही मैं कंफ्यूज हो गई कि यार पैरेलल में कनेक्ट होना है, सीरीज में कनेक्ट है, हालांकि कंफ्यूजन का स्कोप नहीं है, क्योंकि यू नोज ऑलरेडी सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में सीरीज में रेसिस्टेंस बढ़ जाता है, पैरेलल में रेसिस्टेंस कम हो जाता है, ठीक है। तो खैर अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम है, तो अगर आप क्वेश्चन को ऑप्शंस को ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे सी वाले ऑप्शन में कह रहा है वोल्ट मीटर हैज अ हाई रेसिस्टेंस, वोल्ट मीटर हैज अ लो रेसिस्टेंस, मतलब वो बच्चा जिसने पढ़ भी नहीं रखा था वो भी इसको सॉल्व कर सकता है। पता है कैसे? पहले तो पता है भाई दोनों स्टेटमेंट में एक लो एक हाई है, मतलब कि आंसर तो यहीं से होना है। फिर यहां पर दिखा गया आमीटर, आमीटर सीरीज में कनेक्ट हो रहा है और ये करेक्ट है हमारा स्टेटमेंट, तो सीरीज में वही कनेक्ट होता है जो ऑलरेडी लो हो, इसका मतलब आमीटर लो रेसिस्टेंस होता है, वोल्ट मीटर हाई रेसिस्टेंस होता है। तो इसमें से कहता है कौन सा नॉट करेक्ट है, आमीटर ये सॉरी वोल्ट मीटर हैज अ लो रेसिस्टेंस, ठीक है। वोल्ट मीटर के पास क्या है, लो रेसिस्टेंस है, ठीक। क्वेश्चन को देखिए, टॉपिक वाइज मैं आपको बता रही हूँ, यूनिट्स आप लोगों को बता रही हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो समझने में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ये कहता है इनमें से कौन सा नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल का हम लोग क्या कंसीडर कर सकते हैं, कभी ना खत्म होने वाला, है ना, ऐसे ही कुछ नॉन कन्वेंशनल जा सकता है। तो जब नॉन कन्वेंशनल में यहाँ पर बात करेंगे तो पेट्रोलियम का ऐसा होता है, ये होता है ना, मजा आ जाता है, बट ऐसा नहीं है, खत्म हो सकता है और होने के पूरे पूरे चांसेस है। नेचुरल गैस बिल्कुल, कोल बिल्कुल, टाइडल वी कैन से दिस जनरेटेड बाय द मोशन, एंड मोशन तो कभी खत्म होगा ही नहीं ना, आप लोग एयर का फ्लो एंड सब, मतलब जब तक दुनिया है तब तक के लिए। तो वी विल गो विद दिस, इसमें एक्सप्लेनेशन की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है ना, कहाँ से रिलेट करेंगे इसको, बेसिक कंसेप्ट में ले लीजिए आप इसको, मे बी फिजिक्स मे बी केमिस्ट्री, दोनों में जा सकता है ये टॉपिक। हाँ ओके, नेक्स्ट पर आते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे ही हो जाते हैं ना जिनको आप डिफाइन नहीं कर पाते। अब ये देखो, ये वापस से इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन आया। इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस की वेटेज ही होती है 4 से 5, और देखो यहाँ पर आ ही रहे, वापस से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। कहता है 3 रेसिस्टर्स हैं, ईच की वैल्यू 1 ओम, 1 ओम एंड दिस इज 1 ओम, और इनको कनेक्ट कर लिया गया पैरेलल। तो पैरेलल दिस इज 1 आर ले लेते हैं, 1/1, 1/1 एंड दिस इज 1/1, और ये कितना आ जाएगा, दिस इज 3/1, दिस इज 1/r। तो रेसिस्टेंस क्या हो गया, दिस इज 1:1
3 या 1/3, राइट? 1/3 यस वी हैव इन अ बी ऑप्शन। मोस्टली क्या होता है ना, ऐसे में मैंने बहुत बार स्टूडेंट्स को देखा है, जब मैं टेस्ट वगैरह भी हम लोग क्लास में कंडक्ट कराते हैं, स्टूडेंट्स के आंसर सही आ जाते हैं, समटाइम वो रेसिप्रोकल करना भूल जाते हैं। तो ऐसी जल्दबाजी करनी नहीं है, क्योंकि जल्दबाजी करी तो क्वेश्चन रॉन्ग होने का चांस है, और रॉन्ग वाला जो ऐसी मिस्टेक से रॉन्ग होगा वो तो ऑप्शन में डेफिनेटली होगा। और देखो है ना ऑप्शन में, ठीक। चलिए, तो आंसर मिल चुका है और आगे बढ़ लो भाई। और ये रहा, हाँ, We hear an echo due to, भाई echo का क्या मतलब होता है? Echo is called the reflection of sound. Echo सोच लो तो reverberation भी सोच लो, दोनों ही reflection of sound के हैं। दोनों में डिफरेंस भी क्या है? देखो, अगर साउंड गई और 17 मीटर के बाद टकरा कर वापस आई है तो ये echo है। अगर साउंड गई, टकरा कर वापस आई, लेकिन 17 मीटर के पहले ही टकरा कर वापस आ गई, तो ये रिवर्बिरेशन है, जिसे रिवर्बिरेशन भी बोलते हैं ना। रिवाइब्रेशन, रिवर्बिरेशन। मोस्टली हमारे जो मोनूमेंट्स वगैरह होते हैं, आपने नोटिस किया होगा कभी, या ऑडिटोरियम्स वगैरह, वहां पर हमारी फ्लैट सीट्स नहीं होती, ऑलवेज अरेंजमेंट ऐसे होता है। जो मोनूमेंट्स होते हैं उनकी जो रूफ्स होती हैं वो ऐसे डोम शेप में होती है, बिकॉज रिवर्बिरेशन। तो एको जो हम सुन रहे हैं ये क्या है? वी सेड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है, तो ये रहा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रेजोनेंस नहीं होगा? नहीं होगा। रेजोनेंस क्या था? रेजोनेंस क्या था? हाँ, ये लास्ट ईयर वाले पेपर में रेजोनेंस क्वेश्चन था कि वो जब सोल्जर्स नहीं होते ब्रिज क्रॉस कर रहे होते हैं, तो ब्रिज की फ्रीक्वेंसी और उनकी मूवमेंट फ्रीक्वेंसी सेम हो जाए तो वो ब्रिज टूट जाता है, दैट इज रेजोनेंस। हाँ, चलो, तो अब आ गए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। और ये नेक्स्ट ही नहीं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ये क्या कहता था? यूनिफॉर्म स्पीड ओके। अच्छा, एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन हम लोग जानते हैं, सब जानते हैं अच्छी तरह से, मतलब एनडीए वाले बच्चे से तो एक्सपेक्ट करनी है कि जानते ही जानते हो, है ना। तो एक्सेलरेशन जो होता है वो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी है। वेलोसिटी यानी स्पीड विद डायरेक्शन, टाइम के साथ किस रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है। बट सोचो, अगर ये चेंज ही ना हो रही हो तो क्या एक्सेलरेशन होगा? वी सेड नो, नॉट एक्सेलरेटिंग मोशन होगा। भाई जब स्पीड ही सेम रह रही है तो उसमें चेंजेस ही नहीं आ रहा, तो ऐसे केस में हम क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा हमारा? 0 हो जाएगा। अगर आपको नहीं भी पता एक्सेलरेशन क्या है, तो वो नहीं देखते एक्सीलेटर, है ना, आप लोग कार एक्सेलरेट करते हो, तो एक्सेलरेट करने का मतलब क्या है? स्पीड कम ज्यादा, और कार एक्सेलरेट करते हो, मतलब बात समझाने की थी, बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे पास हो जाते हैं। तो ओवरऑल कैसे लगे आपको ये सारे क्वेश्चंस? अगर हम ओवरऑल क्वेश्चंस पर जाएं तो हम ये बोल सकते हैं यार इजी थे, है ना। फिर मैंने वही एक बात आप लोगों को बोली, इजी किसके ऊपर डिपेंड करता है? अगर मैंने पढ़ा हुआ है, मेरे बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, तो मेरे लिए इजी हुआ ना। अदरवाइज क्या है यार, मेरे लिए तो बहुत ट्रिकी है, भले ही होरों के लिए होता होगा ये बहुत इजी, बट मैंने वो बेसिक कंसेप्ट पढ़ा ही नहीं। क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि मुझे तो लगा था कि यार एनडीए का पेपर है, बड़ा लेवल क्वेश्चन आएगा, बट ऐसा नहीं है। देखिए, कोई भी कंपटीशन एग्जाम्स हो, आपको जो भी पढ़ना है वो बेसिक से स्टार्ट करना है, और किस हायर लेवल तक जाना है वो पूरी तरह से डिपेंड कर रहा होता है कि आप किस कोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द एनडीए, एनडीए में हमेशा से यूपीएससी ने मेंशन भी करा हुआ है ये न्यूमेरिकल लेस पेपर है। हाँ, कई बार ऐसा हुआ है कि यूपीएससी ने बोला है न्यूमेरिकल लेस है, लेकिन फिर भी न्यूमेरिकल दे दिए, बिल्कुल दिए हैं। जैसे अगर हम लास्ट वाले पेपर की बात करें, जो हमारा 2024 के सेकेंड वाला पेपर था, उसमें 3 क्वेश्चंस आए थे जो फॉर्मूला बेस्ड ही थे, बट उसमें न्यूमेरिकल कैटेगरी आ गया था। अगर कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो ये जो क्वेश्चन का लेवल होगा ये इजी टू मॉडरेट वाला होगा, एंड इसकी जो वेटेज होगी वो 25 क्वेश्चन में से मैक्सिमम 2 और 3 की होगी, तो उसमें बहुत ज्यादा बॉदर होने की जरूरत नहीं है। एंड सेकंड, दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फिजिक्स के जो क्वेश्चन हैं आपके वो 20 से 25 के बीच में रहते हैं, यानी जो 50 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं उसमें से हाफ जो पार्ट है वो फिजिक्स का है। फिजिक्स में आपकी सिलेक्टेड यूनिट्स है मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, वेव थ्योरी और इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ये 5 यूनिट्स का जो लेवल है ना वो 9th, 10th, 11th, 12th, क्योंकि कुछ यूनिट्स 11th में नहीं है, बट अगर आप 11th, 12th की पढ़ाई कर रहे हैं तो यहाँ जो क्वेश्चंस आएंगे वो तो डेरिवेशंस नहीं आएंगे और सिर्फ कंसेप्चुअल्स आएंगे। तो बेसिक वो टर्म्स आपके 11th to 12th में है, बट कॉन्सेप्ट पढ़ना है, ठीक। तो होप आप लोगों को समझ में आया होगा और आपने देखा कि स्ट्रेटेजी के साथ हमने इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करा है। होप आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू, जय हिंद।